हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम देखेंगे लीगल न्यूज। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में किसी याचिका में जो कही है, तो वो हम देखेंगे आज इसमें। और ये पूरे एक वीक की है, पूरे वीक की न्यूज है आज तक की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, कि सबसे पहले एक न्यूज है सामने कि सिर्फ प्राथमिकी से नहीं हल होगा सड़क पर गाय भैंस का क्या है छोड़ने का मामला। यानी कि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सड़क पर जो गाय और भैंस है उनको हटाने की मांग की एक हाई कोर्ट में याचिका गई थी। और उस याचिका पर टिप्पणी जो है हाई कोर्ट ने की है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और उसमें कहा है, सड़क पर विचरण कर रही गोवंशियों से राहगीरों की परेशानियों के साथ ही जाम की स्थिति बनी हुई। यानी कि याचिका क्यों गई? क्योंकि जो लोग गाय और भैंस ये गाय पाल रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो सड़क है उस पर जो है जाम लग जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। उसी के लिए याचिका गई हाई कोर्ट में। तो उस याचिका पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी, और टिप्पणी में उन्होंने क्या कहा है ये हम जान लेते हैं। सड़क पर गाय और भैंस छोड़ने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि महज प्राथमिकी दर्ज कराने, यानी कि जो कंप्लेंट दर्ज कराने या बिजली या पानी का कनेक्शन, यानी कि या तो उनकी शिकायत दर्ज कराने, उनका पानी या बिजली का कनेक्शन काटने के संबंध में पत्र लिखने से यह समस्या हल नहीं होगी। समस्या कैसे हल होगी? न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा है कि उम्मीद है कि दिल्ली सरकार समेत अन्य प्रतिवादी मामले में अगली सुनवाई में पहले उसकी कार्रवाई करे, यानी कि दिल्ली सरकार इन पर कार्रवाई करेगी। अदालत ने साथ ही जल बोर्ड और BSMA, मतलब कि दिल्ली जल बोर्ड और बिजली से संबंधित कार्रवाई के संबंध में निर्देश देकर दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार से कहा है कि आप जो है दिल्ली जल बोर्ड और बिजली के इनके जो है कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जो लोग भैंस और गाय पालते हैं उस संबंध में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होने वाली है। इसमें क्या है, याचिकाकर्ता एक सतीश शर्मा है, उन्होंने याचिका दायर की कि सड़क पर गाय भैंसों को हटाने के संबंध में निर्देश देने की मांग की थी उन्होंने। और याचिका में क्या कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा गाय और भैंसों को हटाने के लिए नियमित चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद डेयरी संचालक, यानी कि जो डेयरी चलाते हैं, उनके द्वारा दिन प्रतिदिन क्या किया जाता है, गाय और भैंस छोड़ दी जाती हैं और इस समस्या का हल नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो है याचिकाकर्ता थे सतीश शर्मा, और उन्होंने याचिका किस लिए करी? सड़क पर गाय और भैंस जो है उनको हटाने का निर्देश देने के संबंध में। और नगर निगम जो है क्या कर रही है, गाय भैंसों को हटाने के लिए चेकिंग करती है, लेकिन वो उनको उसके बावजूद भी जो डेयरी संचालक है जिनकी ये गाय है वो उनको नहीं हटाते हैं, वो छोड़ देते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने दर्ज किया कि सड़क पर गाय और भैंस छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्ष 2021 में क्या हुआ था, अवैध डेयरी संचालक जो थे, जो अवैध रूप से डेयरी चला रहे थे, उन पर पानी और बिजली के कनेक्शन काटने के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड और BSL, मतलब कि दिल्ली जल बोर्ड जल और पानी, यानी कि टाटा पावर जो होता है, उसको पत्र लिखा। इस तथ्य को दर्ज कराते हुए अदालत ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखने से या फिर बिजली विभाग को पत्र लिखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कि बिना सबूत जांच एजेंसी पर नहीं लगा सकते राजनीतिक मकसद का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के जो जांच एजेंसी है उस पर तुम ये आरोप नहीं लगा सकते हो, राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकते हो। हाई कोर्ट ने पर्याप्त सामग्री के अभाव में ऐसी चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती अदालत। मतलब कि गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देने वाली यानी कि आम आदमी के रास सदस्य संजय सिंह की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। क्या मामला था? आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी कौन? दिल्ली हाई कोर्ट। और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो है उस पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो पीठ ने क्या कहा है कि संजय सिंह का मामला प्रथम दृष्टया बिना किसी सबूत का मामला नहीं है। कैसा मामला नहीं है? बिना सबूत का मामला नहीं है। अदालत ने कहा है कि ये प्रमुख जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का देश की निष्पक्ष इकाई का प्रतिष्ठा से सीधा संबंध है।
अदालत ने टिप्पणी जो करी है ये क्यों करी है? गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को जो है क्या की गई थी, चुनौती दी गई थी। याचिका किसको? संजय सिंह की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। और उनकी याचिका में क्या था कि गिरफ्तारी और रिमांड का जो ऑर्डर था उसको चुनौती दी गई थी। और उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रेषित होने के संजय सिंह के तर्क को अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी है ईडी। ऐसे में अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में ना तो इस तरह की चर्चा का हिस्सा बन सकती है और ना ही वो राजनीति से प्रेषित हो सकती है, यानी कि प्रभावित हो सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरी न्यूज है, सांकेतिक भाषा दुभाषी की सेवाओं का करें उपयोग। दिल्ली हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायिक ने एक आदेश जारी कर कहा कि दुभाषियों मतलब कि जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं उनके पैनल को अंतिम रूप दिए जाने तक हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सांकेतिक भाषा दुभाषियों के रूप में 4 व्यक्तियों की सेवाओं का अस्थायी आधार पर उपयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आदेश में प्रति मामले की फीस 7,500 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। संयुक्त रजिस्ट्रार यानी कि न्यायिक रजिस्ट्रार है अभिलाष मल्होत्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में ये कहा गया था। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ न्यूज है लीगल कि पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल की जाए 87 जातियां। बंगाल को इस बात का नोटिस भेजा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या किया है, जो बंगाल है उसको जो है नोटिस भेजा है कि वो 87 जातियों को क्या करे, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया। कौन कौन जातियां होंगी, कैसे कैसे होंगी, वो सब जो है डिटेल का विषय है, तो इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। अगर किसी को पढ़ना है तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के। 8 पीएफआई यानी कि उसके नेक्स्ट हम 5th देख रहे हैं। 8 पीएफआई सदस्यों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 30 को कर दी है। अब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने करी है। और दूसरी चीज है पीएफआई क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से उस पर लगाए गए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकथाम अधिनियम के तहत उन्होंने इस पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई थी तो उस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और उस पे जो है अब क्या है 30 को सुनवाई होनी है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे जजों की नियुक्ति तबादले के लिए 21 नाम लंबित होने पर आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण यानी कि उनके ट्रांसफर के लिए अपने जो है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा अनुशासित 21 नामों के लंबित होने पर शुक्रवार को कहा कि उनकी चयनात्मक प्रवृत्ति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है और उस पर उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रगति हुई, अगर इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। केंद्र की यह रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत सारी समस्या पैदा कर रहा है। क्यों? पीठ ने कहा है कि धारणा नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए देरी हो रही है जबकि किसी और की ओर से देरी नहीं है। इस मामले में आप इसको कोई खासा न्यूज नहीं है, आप इसको लीगल लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार के इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बिहार में मेडिकल की 860 सीटों पर नामांकन अमान्य घोषित। 30 सितंबर के बाद नामांकन प्रक्रिया में एनएमसी ने बताया अमान्य, यानी कि बिहार के साथ महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के मेडिकल छात्र भी होंगे प्रभावित। यानी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि एनएमसी ने बिहार के सरकारी और निजी मेडिकलों में कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की 860 सीटों पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया। 860 सीटें ऐसी हैं जिनका नामांकन अमान्य किया गया है, मन की यानी कि मान्य नहीं होगा। उप सचिव पूर्णिमा टूटू ने बताया है कि बिहार सहित कई राज्य 2023-24 में एमबीबीएस कोर्स में नीट यूजी क्वालिफाई छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि के बाद लिए हैं। जो अवधि थी उसके बाद लिए गए हैं। 30 सितंबर के बाद लिए गए छात्रों का नामांकन क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा अगला सत्र मान ने ये बात बोली है। पंजाब विधानसभा का 2 दिन का सत्र 3 घंटे में ही खत्म हो गया।
पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में एक दिन में ही लगभग 3 घंटे की बहस के बाद खत्म हो गया और मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और वो हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने बोला है, भगवंत मान ने उनकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कोर्ट के आदेश के बाद ही अगला सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित चुनी हुई सरकार के लोकहित के मुद्दों को उठाने में अड़चन डाल रहे हैं और वे सत्र को असंवैधानिक बता रहे हैं। रोज की किचकिच को खत्म करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुख्यमंत्री ने सत्र में कोई भी विधेयक पेश करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो जा रहे हैं कहा सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एस रविंद्र भट्ट सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि वो रिटायर हो गए हैं। जोड़ों पर बच्चों को गोद लेने के अधिकार के मामले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बिल्कुल अलग और मौलिक तत्व महत्व पर फैसला देने वाली पीठ ने शामिल सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद हम देखेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा। अच्छा, ये तो वही है। यौन उत्पीड़न मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा को पीठ ने अपनी 17 मई के आदेश को यह कहते हुए पूर्ण कर दिया कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने गत 17 मई को श्रीनिवास को मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 17 वर्ष बाद मुंगेर जिले से रिहा हो गए हैं। निठारी हत्याकांड में आरोपी को सोमवार को हाईकोर्ट ने किया था बरी और निठारी हत्याकांड से बरी होने के बाद गौतम बुद्ध नगर में से रिहा हुए मनिंदर सिंह पंगरे। निठारी कांड में आरोपित रहे मनिंदर सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर किए जाने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया। ये लगभग 17 साल जेल में रहे। रिहाई के समय पहुंचे अधिवक्ता उसे लेकर चंडीगढ़ रवाना हुए। निठारी कांड में पुलिस को 29 दिसंबर 2006 को मनिंदर सिंह की कोठी के पास नाले में 17 कंकाल मिले। पुलिस ने मनिंदर सिंह और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने पिछले 17 साल से मामले की सुनवाई चल रही है। 17 साल से सुनवाई चल रही है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे बरी कर दिया। मीडिया कर्मियों ने इससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पीड़ित बोले ब्लैक फ्राइडे। निठारी कांड के पीड़ित शुक्रवार के दिन ही ब्लैक फ्राइडे के रूप में याद रखेंगे और पीड़ितों का कहना है कि जितना दुख उन्हें बच्चों की मौत का था, उतना ही दुख इस बात का है कि करीब 2 दशक बाद भी उन्हें यह नहीं पता चला सका कि उसके बच्चों का कातिल कौन है। ऐसे में पीड़ितों को न्याय और मृतक बच्चों की आत्माओं को शांति मिलने की बात तो अब ख्वाबों में ही जिंदा रह गई है। उसके बाद है हम देखेंगे कि न्यूज अगली लीगल है। सिद्धार्थ मुंदलू बने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सिद्धार्थ मुंदलू ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित इस समारोह में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर की राज्यपाल सनुमिया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मृदुल जो क्या है, मणिपुर हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सिद्धार्थ मृदुल क्या बन गए हैं? मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 15 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे और अभी ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट न्यूज आई है कि जो सीवर सफाई में मौत पर सरकार को देना होगा 30 लाख मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, अगर सीवर की सफाई करते हुए किसी कर्मी की मौत हो जाती है तो उसको 30 लाख का मुआवजा देना होगा। केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे शिकायत के बाद दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से हटाए गए विवादित पाठ्यक्रम। उसके बाद निठारी हत्याकांड में पीड़िता की लड़ाई लड़ेगी फेडरेशन, यानी कि जो एक वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि NGO है, वो पीड़िता की लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद
वो जो है संस्था क्या कर रही है, शीर्ष न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जा रही है और वहां वो जो है एनजीओ केस लड़ेगी। हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले आरोपी के खिलाफ रद्द की प्राथमिकता। हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी के खिलाफ जो है प्राथमिकता रद्द कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन उत्पीड़न के कथित अपराध के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकता की यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मानसिक विकार से पीड़ित था और अपने कार्यों से अनजान था। ये कहते हुए उसको जो है एफआईआर को रद्द कर दिया। 9 मई हिंसा मामले में सैन्य कोर्ट में सुनवाई अवैध कोर्ट ने। उसके बाद में है वंचितों पर ऐतिहासिक गलतियों में कानूनी प्रणाली भी जिम्मेदार। भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि दुर्भाग्य से वंचितों के विरुद्ध कानूनी प्रणाली ने ऐतिहासिक गलतियों को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे होने वाले कानून नुकसान पीड़ितों तक बना रह सकता है। इसको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा कम दिख रहा है, छोटा है। बी.आर. अम्बेडकर के संविधानवाद का उद्देश्य नियंत्रण और संतुलन का एक मजबूत ढांचा तैयार करना है, जहां संविधान जो है क्या है, सत्ता के स्वाभाविक दुरुपयोग के खिलाफ एक कवच के रूप में काम करती है। उनका मकसद क्या है? सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करनी है। तो ये इसके बाद में हम देखेंगे रोगियों की जटिलता का चिकित्सा प्रक्रिया से संबंध नहीं तो चिकित्सा लापरवाही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरीज को न्यूरोसर्जरी के बाद हार्ट अटैक से हुई थी मौत और वकील का कहना है कि बताया गया कि मरीज आईसीयू में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही के मामले में फैसला देते हुए कहा कि अगर मरीज को होने वाली चिकित्सीय जटिलता का मौजूदा चिकित्सा प्रक्रिया में कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि मेडिकल लापरवाही के मामले में फैसला उन्होंने ये दिया कि अगर मरीज को होने वाली किसी चिकित्सा जटिलता से का मौजूदा चिकित्सा प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है तो चिकित्सा जो है क्या करनी चाहिए, लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता। अगर उसका किसी उससे जटिलता से उसका लेना देना प्रक्रिया से नहीं है तो उसको लापरवाही नहीं मानी जा सकती। रेस इप्सा लोकुटर के सिद्धांत, रेस इप्सा लोकुटर के सिद्धांत वहां लागू होते हैं जहां परिस्थितियां दृढ़ता से उस व्यक्ति द्वारा लापरवाही पूर्ण व्यवहार में भाग लेने का सुझाव देती है जिसके खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया गया था। देखने की टिप्पणी हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एक हाई कोर्ट के जज। एक बेहद असामान्य जो है मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक वर्तमान जज थे। उन्होंने अपने विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी की हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट की पीठ ने उनके विरुद्ध ये टिप्पणी आतंकवाद में जुड़े इस मामले में की, जिनमें उन्होंने एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायालय के तौर पर फैसला सुनाया। उसके बाद अभी देखेंगे कि न्यायालय ने आर्टिकल 20 और 22 को अधिकारता घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 और 22 को संविधान का उल्लंघन करने वाली घोषणा करने के लिए ऐसी याचिका दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 और 22 को संविधान का अगर उल्लंघन करने वाली कोई घोषित करने के लिए ऐसी याचिका को क्या किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। इस बारे में बताने के लिए मुख्य वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उपस्थित होने को कहा। संविधान का आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या करता है, संरक्षण देता है। वहीं 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण जुड़ा है। 145 के तहत नियमों के अनुसार शीर्ष अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्ष की तरफ से एओआर का दर्जा रखने वाले वकील की दलील रख सकते हैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद प्ली को अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता एवं 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सहित कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करने वाली घोषित करने की मांग की गई। इसमें क्या किया गया है कि न्यायालय ने आर्टिकल 20 और 22 को अधिकारता घोषित करने के लिए याचिका अधिकारता मतलब अधिकार के रूप में घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सवाल उठाए।
उसके बाद में आते हैं कि एक गोलगप्पे बेचने वाले ने जमानत को लिए खड़े कर दिए 7 अधिवक्ता। और ये गाजियाबाद का मामला है। गाजियाबाद का मामला ऐसा हुआ कि फोन पर दोस्ती के बाद में खुदकुशी की धमकी देकर किशोरी की अश्लील वीडियो ये व्यक्ति बनाता था। इसका नाम है राज गुर्जर और ये राजस्थान का रहने वाला है। इसने क्या किया है, ये कवि नगर यानी कि गाजियाबाद में इसकी जो है इसको गिरफ्तार किया गया और इसने राजस्थान के भिलवाड़ा का है। राज गुर्जर उर्फ कालू, जो कि बड़ौदा में गोलगप्पे के स्टॉल लगाता है। 1 साल पहले किशोरी के एक चैटिंग ऐप से उसकी दोस्ती हुई और गाजियाबाद के एक होटल में उससे मिलने भी आया। वीडियो कॉल से उसको खुदकुशी की धमकी देता था और उसको ब्लैकमेल करता था। उसके खिलाफ जो है इसने पुलिस रिमांड से बचने के लिए और कोर्ट में 7 वकील अधिवक्ताओं को क्या कहें खड़े किया। उसके नेक्स्ट देखते हैं कि लिव इन टाइम पास है, ऐसा रिश्ता स्थायी नहीं, यानी कि जो लिव इन में लोग रहते हैं वो टाइम पास है, ऐसे रिश्ते स्थायी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतर धार्मिक जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास की संज्ञा दी और कहा कि ऐसे रिश्ते स्थायी नहीं होते जब तक जोड़ा इस रिश्ते को शादी के जरिए कोई नाम देने को तैयार ना हो। इसे संरक्षण देने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जीवन फूलों की सेज नहीं, बहुत कठिन एवं मुश्किल है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने तथा सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर भी क्या किया है, आदेश दिया और कहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसलिए अपहरण के आरोप में राधिका की बुआ तथा मथुरा में थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। तो इस वजह से इनकी जो गिरफ्तारी है वो रोक दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा में दर्ज प्राथमिकता रद्द कराने से इनकार, कहा जीवन फूलों की सेज नहीं है, बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।